हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। यार आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके टेंशन को कम भी करने वाला है। बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट ये डिस्कस होगा कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सीट्स क्या है स्टे वैकेंसी राउंड में। जो क्लियरली दिख रही थी कि ब्लॉक्ड सीट है, सभी ब्लॉकर्स को ट्रेस कर लिया गया है। ऑलमोस्ट सभी ब्लॉकर्स को, जिन 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 भी स्टेट्स का जो मेजर स्टेट्स का डेटा था, सभी ब्लॉकर्स को यहाँ पर ट्रेस जो है कर लिया गया है। ठीक है, हर तरह के ब्लॉकर को यहाँ पर ट्रेस कर लिया गया है जो कि सीट छोड़ने वाला है और स्टे राउंड में अपनी सीट को कंट्रीब्यूट करने वाला है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन भी कैंडिडेट्स ने स्टेट में एडमिशन होते हुए या स्टेट में अलॉटमेंट होते हुए भी ऑल इंडिया राउंड 3 के अंदर एक सीट और अलॉट करा ली थी, मतलब साइमल्टेनियसली दो सीट थी उस बंदे के पास एक ही टाइम पे, और उसको डिसीजन लेना था कि कहाँ पर सीट लेनी है, तो वो बच्चे जो स्टेट में ही रुक जाएंगे, वो बच्चे ऑल इंडिया की सीट को छोड़ेंगे राउंड 3 को और अपनी एक सीट स्टे राउंड में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ऐसी कितनी सीट हैं जो स्टे राउंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के कैंडिडेट्स, उनका पूरा एनालिसिस लेकर के आए हैं। एक एक सीट का, एक एक रैंक का, कि किस बच्चे ने कहाँ पर अलॉटमेंट स्टेट में लिया और कहाँ पर अलॉटमेंट ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 में लिया और कहाँ की सीट अब छोड़ने वाला है, ये सारी चीज़ों का एग्जैक्ट आइडिया मिलेगा हमें। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ना। स्टे वैकेंसी राउंड को लेकर के जितने भी कैंडिडेट स्टे वैकेंसी राउंड में की एलिजिबिलिटी रखते हैं, वो सभी कैंडिडेट्स अब आके यहाँ ये वीडियो को जरूर देखें। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये साबित होने वाला है। बहुत मेहनत से बनाया गया है ये डेटा। ठीक है, सो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले ना हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के कैंडिडेट्स के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा स्टे वैकेंसी राउंड में सीटों का, वो राजस्थान के कैंडिडेट ही करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? जिन भी कैंडिडेट्स को राजस्थान के राउंड 2 में अलॉटमेंट आया हुआ था, उन्होंने राउंड 3 में भी चॉइस फिलिंग करी और कहाँ कहाँ पर कॉलेज अलॉट कराए राउंड 3 में, वो डेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि एसपीएमसी बीकानेर की सीट बच्चे के पास राजस्थान में थी राउंड 2 के अंदर, और उसने एसपीएमसी बीकानेर की सीट को ही ऑल इंडिया से अलॉट करा लिया राउंड 3 में। ये जो इस कॉलम में ब्लॉक सीट, मतलब जो राउंड 3 ऑल इंडिया कोटा में इस बच्चे के पास अलॉटेड है, और ये राजस्थान के राउंड 2 में अलॉटेड है। ठीक है, अभी एक बार देखते हैं, देखो यहाँ से लेकर के ना, ये रैंक है, ये ऑल इंडिया रैंक है। यहाँ से लेकर के नीचे चलते हैं सारा, अच्छे से एक एक चीज आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो, जिससे ना 14,000 रैंक तक, जैसे 14 यहाँ पर इस रैंक तक जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के कैंडिडेट्स को अलॉटमेंट हुआ है गवर्नमेंट सीट में। देखो ये लास्ट गवर्नमेंट सीट मिली है 14672 राजस्थान स्टेट कोटे से। ठीक है, ये कितने कैंडिडेट थे नीचे आप देख सकते हो, 241 कैंडिडेट्स थे। ठीक है, ये 241 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने ऑल इंडिया राउंड 3 में भी जाके एक सीट अलॉट करा ली थी। ठीक है, तो ये सारी 241 सीट्स तो 110% आ ही रही है। कैसे आ रही है? अब आप कहोगे भैया अगर इन्होंने ऑल इंडिया राउंड 3 में एडमिशन ले लिया तो राजस्थान की सीट छोड़ दी तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ऐसा है कि अगर 14,000 रैंक वाला जो कैंडिडेट यहाँ मैं आपको जो शो कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप जैसे कि देख भी सकते हो कि जिस बच्चे की रैंक 14,672 है, ठीक है, इसने एक कॉलेज दौसा, देखो इसको यहाँ पर राजस्थान में मिला हुआ है करौली, और इसने ऑल इंडिया कोटा से दौसा अलॉट करा लिया। तो सबसे भाई ये तो ऑब्वियस सी बात है कि दौसा में रिपोर्टिंग करेगा, करौली से बेटर कॉलेज है। अब ये जो करौली वाली सीट है ये चली गई राजस्थान के मोपअप में, जो कि हो रहा है ऑफलाइन कंडक्ट हो रहा है 12 से 14 तारीख के बीच में। वहां पे किसी 15 या 16,000 रैंक वाले कैंडिडेट को क्या मिल जाएगी? सीट मिल जाएगी। क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनना, वहां पर किसी 15 या 16,000 रैंक वाले राजस्थान के कैंडिडेट को स्टेट कोटा मोपअप में सीट मिल जाएगी, और उस कैंडिडेट ने ऑल इंडिया में भी एक अलॉटमेंट ले रखा है। जैसे कि आप देख भी सकते हो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 16,000 रैंक पे, 16,092 रैंक पे, ये देखो एसकेआईएमएस मेडिकल कॉलेज भैमेना, ये सारे बिडार वगैरह इन्होंने एक एक अलॉटमेंट ले रखा है ऑल इंडिया राउंड 3 में सबने। ठीक है, अब क्या, जब वो बच्चे राजस्थान के मोपअप में चले जाएंगे तो भले ही ये बच्चे 14,000 वाले ऑल इंडिया रिपोर्ट किए, पर 16,000 वाले ऑल इंडिया रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो नो प्रॉफिट नो लॉस की गेम है। आप मेरी बात समझे कि नहीं? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यदि ये करौली वाला जो कैंडिडेट है, ये वाला जो कैंडिडेट है, ठीक है, मैं दोबारा आपको हाईलाइट करके, यदि ये करौली वाला कैंडिडेट जो है ये दौसा में रिपोर्टिंग करता है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, ठीक है, कर दी, करौली की सीट चली गई राजस्थान मोपअप में, ये वाली सीट किसी दूसरे राजस्थान के बच्चे को मिलेगी, मान लेट्स सपोज 16,000 रैंक पे, क्योंकि इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, यही सेम सीट इस बच्चे को मिल जाएगी। तो बिडार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जो कैंडिडेट को अलॉटमेंट आया था वो सीट तो खाली आई ना, भले ही जीएमसी दौसा की सीट खाली नहीं आई, ये आने वाली थी, बट इसकी जगह पे ये आई। ठीक है, तो 241 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इस रैंक रेंज में, जिनकी सीट्स तो 110% कंफर्म आ ही रही है ऑल इंडिया स्ट्रे के अंदर। तो यहाँ पर हमने एक जो है राजस्थान के थ्रू जो हमें ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल की जो सीटें मिलाकर आएंगी वो 240 के आसपास आएंगी। इसमें एससी एसटी की सीटें ना के बराबर है। हम केवल जो हमारे काम की बात है वो करेंगे। एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने जा रहा है स्टे वैकेंसी राउंड में, किसको उम्मीद रखनी चाहिए और कौन तैयारी चालू कर दे नीट की दोबारा से, है ना, और बिहार का क्या सीन है वो भी सारा डिस्कस होगा। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया कि राजस्थान के ब्लॉकर्स एटलीस्ट 240 सीट्स को कंट्रीब्यूट करेंगे ही, हर हाल में कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई बच्चा ऑल इंडिया भी रिपोर्ट कर रहा है राउंड 3 में, तो उससे नीचे रैंक वालों को जब मोपअप में राजस्थान के अलॉटमेंट हो जाएगा तो वो एक सीट को कंट्रीब्यूट कर देगा उसकी जगह पे। ठीक है, थोड़े से नीचे के कॉलेज में सीट आएगी, बट सीट आ रही है। ठीक है, 240 सीटें केवल राजस्थान से आ रही है।
और मैं लास्ट ईयर का आपको बता दूं 149 सीट्स केवल थी जो कि जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी की थी, जो कि स्टे वैकेंसी राउंड में आई थी, केवल 149 टोटल पूरे देश में। ठीक है, पूरे देश में मिला के केवल 149 सीट्स थी, टोटल 218 सीटें थी लास्ट ईयर स्टे वैकेंसी राउंड में सारी कैटेगरी की मिला के, जिसमें जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी की 149 सीट्स थी। अब आप यहाँ देख सकते हो केवल राजस्थान के बच्चे ही 240 सीट्स को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यूपी के कौन कौन से हैं ब्लॉकर्स। ये देखो, ये यूपी के ब्लॉकर्स हैं। ठीक है, ये यूपी के ब्लॉकर्स हैं। यूपी में भी सेम चीज, जैसे मैं यहाँ से यहाँ आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखो, ये देखो, ये जो कैंडिडेट्स हैं, देखो यूपी के अंदर क्या होगा, यूपी का जो मोपअप राउंड का रिजल्ट आने वाला है वो 16 को आने वाला है। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ यहाँ इस रैंक तक देखो आप, ठीक है, 20,000 रैंक तक। ठीक है, 20,000 रैंक तक 77 ऐसे कैंडिडेट्स थे, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो काउंट 77 आ रहा है। ठीक है, 20,000 रैंक तक 77 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको यूपी में भी एक सीट है जिनके पास, और जिनके पास ऑल इंडिया राउंड 3 में भी एक सीट है। उनको डिसीजन लेना है यहाँ पे। ठीक है, डिसीजन क्या लेना है, ऑल इंडिया रिपोर्ट करें कि यूपी में रिपोर्ट करें। ठीक है, तो जो बच्चे यूपी में रिपोर्ट कर देंगे, मैं 20,000 रैंक तक की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमें श्योर शॉट पता करना है कि कौन सी सीट ऑल इंडिया में आने जा रही है। ठीक है, हम तुम 20,000 भी मत मानो, तुम ऑन अ सेफर एंड खेलते हैं। ठीक है, ज्यादा आ जाएगी तो बढ़िया, कम से कम कितनी आ रही है उसका कैलकुलेशन चल रहा है, तुम यहाँ तक ही मानो 16,000 रैंक तक की तुम सीटें मानो, ये आ रही है यहाँ पर टोटल 65 सीट। ठीक है, ये ऐसे कैंडिडेट्स हैं, यदि ये यूपी में रिपोर्ट करेंगे तो ऑल इंडिया की सीट खाली आ जाएगी, बट ये ऑल इंडिया भी रिपोर्ट करेंगे तो एक सीट यूपी मोपअप में भी तो कंट्रीब्यूट करेंगे ही ना। आप मेरी बात समझ रहे हो, तो इनसे जस्ट नीचे रैंक वाले कैंडिडेट्स को यूपी मोपअप से मिलेगी, क्योंकि यूपी के मोपअप में बहुत सारे कैंडिडेट्स को सीट मिलेगी। ठीक है, तो इनसे जस्ट नीचे वालों को भी मिलेगी, और यूपी वाले कैंडिडेट्स ने भी 1 से 22,000 रैंक तक भर भर के अलॉटमेंट करा रखा है राउंड 3 के अंदर, जैसे कि आप देख भी पा रहे हो 17,000 रैंक, 17, 18,000, 19,000 रैंक पे ऑल इंडिया के जो राउंड 3 में अलॉटमेंट करा रखा है। तो उनको जब यूपी के मोपअप से सीट मिल जाएगा तो वो ऑल इंडिया स्ट्रे में नहीं आ पाएंगे और एक सीट कंट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर आप होना सेफर एंड जो है 60 सीटें कम से कम यूपी के बच्चे जो हैं यहाँ पर जो आपको कंट्रीब्यूट करके दे रहा है, और ऐसे वैसे कॉलेज की नहीं, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज की सीट कंट्रीब्यूट करके देंगे। ये देखिए यहाँ पर जैसे एमएनएलएम, जैसे ये देखो, ये जो कैंडिडेट है ना, इनके फादर का फोन मेरे पास आया था। ठीक है, राउंड 2 जब हो चुका था, उन्होंने कहा मेरे पास आरएमएल है सर, मेरे को क्या राउंड 3 में ग्रांड मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। मैंने कहा यार एक सीट आ रही है, 2 सीट का हमें पता था, हालांकि 6 सीट आई थी, 2 सीट का हमें पता था जो कंफर्म आ रही थी, तो बहुत हाई चांसेस थे कि इनको ग्रांड मेडिकल कॉलेज मुंबई मिल जाए। तो ये वाली सीट जो है, अब ये जो कैंडिडेट है ये ग्रांड मेडिकल कॉलेज मुंबई में रिपोर्ट कर दिया राउंड 3 में। ठीक है ना, ये आरएमएल की सीट यूपी मोपअप में चली गई। अब ये वाली सीट किसी और कैंडिडेट को मिल जाएगी यूपी मोपअप में, पर उसने भी तो अलॉटमेंट करा रखा है ना कहीं पे ऑल इंडिया में राउंड 3 में, तो वो वाली सीट आ जाएगी एज इट इज। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे कॉलेज की सीटें जो है वो यूपी वाले जो 1 से 10,000 रैंक के कैंडिडेट्स हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जीएसवीएम, एसएन, टोपी वाला मुंबई की सीटें आ रही हैं, देख रहे हो आप यहाँ पे, पटियाला, पंजाब की, कानपुर की, मतलब नॉर्थ इंडिया की सीटें, ये ऑलमोस्ट सारी सीटें कहाँ की हैं, नॉर्थ इंडिया की है। ठीक है, महाराष्ट्र की बढ़िया बढ़िया, मुंबई की कॉलेज, सैफई तक के कॉलेज जो हैं वो ये बच्चे कंट्रीब्यूट करने की पोजीशन में हैं। ऐसे में यहाँ आप देख सकते हो कि मिनिमम, हालांकि हमारा वहाँ पे काउंट 65 आया है, हम मिनिमम इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि हम एक सेफ रैंक निकालना चाह रहे हैं, एक सेफ नंबर ऑफ सीट्स, कम से कम सीट बताई जा रही है जो कम से कम आ रही हैं, ज्यादा से ज्यादा जितनी आए बढ़िया है। ठीक है, अब सुनो आप, यूपी के ब्लॉकर्स जो है वो 60 सीट को कंट्रीब्यूट करे, तो अभी तक इन दोनों का मिला के कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, हरियाणा के ब्लॉकर्स, हालांकि कुछ वीडियोस यूट्यूब पे इस तरह के बन रहे थे कि हरियाणा वाले बच्चे 100-150 सीट कंट्रीब्यूट कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं है। देखो आप खुद से डेटा, हम लोग क्या करते हैं, जो डेटा हमारे प्रत्यक्ष सामने है ना उसको देख करके बात करनी पड़ती है। ये देखो यहाँ पर, ये हरियाणा के ब्लॉकर्स हैं। ठीक है, ये कैंडिडेट्स ऐसे हैं हरियाणा में जिनके पास हरियाणा में भी एक सीट है और उन्होंने ऑल इंडिया राउंड 3 में भी क्या कर रखा है, एक सीट को अलॉट करा रखा है। अब यहाँ पे भी इनको भी डिसीजन लेना है कि कहीं पे भी जाएं, जैसे कि मैंने पहले ही समझा दिया, कहीं पे भी जाएंगे सीट तो आनी है, वो नहीं कंट्रीब्यूट करेंगे तो उनसे जस्ट नीचे वाले कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि देश में एक बच्चा एक ही सीट लेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है मेरी कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर जब आप जाओगे नीचे, ठीक है, ये देखो यहाँ पर, एक सेकंड, ये देखो 16,000 रैंक तक सेफ मानते हैं, हालांकि 20,000 रैंक तक अलॉटमेंट हुआ है बच्चों को। ठीक है, 17,000 रैंक तक हरियाणा में जनरल कैटेगरी में अलॉट हुआ है, 16,800 समथिंग रैंक पे। यहाँ पर आप देख सकते हो 38 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने 16,850 रैंक के, लास्ट जो मैं काउंट करके चल रहा हूं, इन कैंडिडेट्स ने ऑल इंडिया राउंड 3 में भी एक अलॉटमेंट ले रखा है, और इनके पास एक हरियाणा में भी कॉलेज है। यदि हरियाणा रिपोर्टिंग करते हैं तो ऑल इंडिया वाली सीट आ जाएगी स्ट्रे में, यदि ऑल इंडिया रिपोर्ट करते हैं तो हरियाणा वाली सीट हरियाणा मुफ्त में चली जाएगी, वो किसी ऐसे कैंडिडेट को मिलेगी जिसने ऑल इंडिया राउंड 3 में ऑलरेडी एक कॉलेज ले रखा है, तो वो सीट कंट्रीब्यूट कर देगा इस बच्चे की जगह। ठीक है, तो ऑल इंडिया स्ट्रे में अल्टीमेटली सीट पहुंचनी है, क्योंकि हम कोई 22,000 रैंक के बाद वाले कैंडिडेट्स की बात नहीं कर रहे जिनके पास ऑप्शन ही है अकेली, नहीं, जिनके पास 2 ऑप्शन है, उनसे जस्ट नीचे वाले बच्चों को दूसरी सीट मिल जाएगी स्टेट कोटा से, और वो वाले बच्चे अपनी सीट कंट्रीब्यूट कर देंगे स्टे राउंड में। इसलिए ऊपर तक की रैंक देखनी पड़ती है सेफ गेम खेलने के लिए। तो हरियाणा के ब्लॉकर्स मैक्सिमम 30 से 35 सीट्स को ही कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, इससे ज्यादा सीटें कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात ये ना कि हरियाणा के राउंड 3 में जो सीट मैट्रिक्स आया है उसमें भी कोई बहुत ज्यादा सीटें नहीं आई हैं। बीसीबी कैटेगरी में तो एक दो सीट आई हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 4-5 सीट आई हुई हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी में भी 15-20 सीट आई हुई है, 15-16 सीट के आसपास। तो ऐसे में कैंडिडेट्स की मंशा साफ है
कि वो हरियाणा में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बहुत कम सीटें आई हरियाणा के मोपअप में, हरियाणा में रिपोर्टिंग कर रहे हैं क्योंकि ऑल इंडिया की सीट उन्होंने छोड़ दी है। ठीक है, ऑल इंडिया की दूर दराज की जो सीटें हैं वो सारी छोड़ दी। जैसे जलगांव, यार एक फरीदाबाद में हो तुम, एक तुम जलगांव में दूर पड़ता है घर से, हालांकि जलगांव वाला कॉलेज फरीदाबाद से लाख गुना बेटर है, बट मैंने आपको पहले लिखा है लास्ट राउंड आते आते बच्चे अपने होम स्टेट से खो जाते हैं। बिल्कुल क्वालिटी से कोई खास मैटर उनको रह नहीं जाता, राउंड 1 राउंड 2 तक जोश होता है, उसके बाद ठंडा पड़ जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हो, तो हरियाणा वाले जो ब्लॉकर्स हैं वो 30 सीट को कंट्रीब्यूट करेंगे, इससे ज्यादा करेंगे तो अच्छी बात है, मिनिमम इतनी तो करेंगे। दिल्ली के ब्लॉकर्स की मैं पहले भी कुछ वीडियोस में चर्चा कर चुका हूँ। 30 कैंडिडेट ऐसे होंगे दिल्ली में जिनको दिल्ली में आईपीयू के राउंड 3 में सीट मिल जाएगी। आईपीयू का राउंड 3 12 से 14 तारीख तक है, शुरू हो चुका ऑफलाइन काउंसलिंग में। तो 30 कैंडिडेट्स ऐसे जरूर होंगे जिनको सीट मिल जाएगी दिल्ली में। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था, दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं टाइम बचाने के लिए। ठीक है, तो 30 कैंडिडेट्स दिल्ली वाले ऐसे हैं जो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज की सीटों को स्ट्रेट राउंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि उनको दिल्ली में कॉलेज मिल जाएगा। दिल्ली से बेटर कॉलेज देश में नहीं है। ठीक है, मतलब जिन बच्चों को दिल्ली में कॉलेज मिल गया वो देश में कहीं और नहीं देखता है कॉलेज, है ना। और जो कॉलेज अलॉट हुए भी हुए राउंड 3 में वो दिल्ली से काफी नीचे रैंकिंग वाले कॉलेजेस हैं। दूसरा, दिल्ली में रहने के फायदे ये हैं, आईपी यूनिवर्सिटी का इंटरनल कोटा मिलता है। ठीक है, वीएमएमसी और आरएमएल जैसे इंस्टीट्यूट में उनको इंटरनल कोटा मिलता है, क्योंकि अभी पीजी की सीट्स वहाँ है, जैसे बीएससी और एनडीएमसी में आ जाएगी तो वहाँ पे भी पीजी का कोटा वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो आईपी यूनिवर्सिटी का इंटरनल कोटा मिल रहा है स्टूडेंट्स को, इसलिए भी अच्छी बात है कि दिल्ली में लेना चाहिए, भले एनडीएमसी ही क्यों ना मिल रहा है। एनडीएमसी हालांकि बहुत अच्छा कॉलेज नहीं है, बट फिर भी बच्चे आईपी यूनिवर्सिटी का कोटा लेने के कारण क्या करते हैं, दिल्ली में एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बिहार का ब्लॉकर्स, देखो यार बिहार के ब्लॉकर्स का ना एग्जैक्ट आइडिया लगाया नहीं जा सकता है। क्यों नहीं लगाया जा सकता है, ना तो ये मेरिट लिस्ट निकालते, ना ये रिजल्ट पब्लिश करते रैंक वाइज, जैसे हर स्टेट करता है। जैसे हर स्टेट आप देखोगे यहाँ पर, जैसे ये यूपी का है। ठीक है, ये यूपी का रिजल्ट है, यूपी वालों ने एक एक बच्चे का अलॉटमेंट दिखाया कि कौन सी सीट हमने किस बच्चे को अलॉट करी। जैसे आप देख सकते हो ये यूपी का पूरा रिजल्ट है। ठीक है, जो हमने अपने अलग से इसको सॉर्ट कर रखा है हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, हालांकि ये देख रहे हो आप, ये इस तरह से यूपी का पूरा डेटा, ये ऑल इंडिया का, तो सारे डेटा को कंपैरिजन करके एक आपके लिए ओवरऑल शीट बनाई गई है। और ये मिसलेनियस क्या लिखा है यहाँ पे, मिसलेनियस अदर स्टेट के बच्चे जो पैरेलल एम्स में चले गए, है ना, जो पैरेलल एम्स में चले गए स्टेट की सीट छोड़ के, तो एक अलॉटमेंट राउंड 3 में भी लिया होगा कहीं ना कहीं पे। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट पूरे देश में होंगे, हो सकता है उत्तराखंड का वो कैंडिडेट हो, है ना, तमिलनाडु का कैंडिडेट हो, तो जो बच्चे एक सीट ऑल इंडिया में देखने के चक्कर में, जैसे वेस्ट बंगाल के कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी सीटों की लालच में, मतलब देखा उन्होंने यार राउंड 3 में कोलकाता की सीट आई हुई है, हमें स्टेट कोटा से तो नहीं मिला, ऑल इंडिया में ट्राई मारते हैं, तो एक सीट उन्होंने वहां अलॉट करा ली। अब क्या है, वो स्टेट में ही है, तो ऐसे कुछ कैंडिडेट्स होंगे। ये तो केवल, ये तो मेजर स्टेट्स हैं, और ये नहीं मेजर स्टेट से सीट आने वाली है, तो मिसलेनियस सीट होंगी वो 30 के आसपास होंगी। 540 मिनिमम सीट्स ऐसी हैं जो स्टे वैकेंसी राउंड में आ रही हैं, 110%। मतलब 500 से नीचे सीट आएंगी इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, 500 से ज्यादा सीट आने का अनुमान है। ठीक है, 500 से कितनी ज्यादा आएगी, और ये भी मत एक्सपेक्ट करना 600 के ऊपर नहीं जाएगी, रहेगी 500 से 600 के बीच में, कहीं पे 540 550 सीटों के आसपास। ठीक है, पिछले बार की अभी तक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सीट्स आई, ठीक है, जो स्टे वैकेंसी राउंड तक पहुंच रही, बिकॉज मास ब्लॉकिंग हुई है। ये मैंने आपको पूरा ही समझा दिया है। बिहार के जो ब्लॉकर्स है ना एटलीस्ट 150 हैं, बिकॉज 1 से 14,000 रैंक तक के कैंडिडेट्स को कंफर्म अलॉटमेंट आया है बिहार में, है ना। वही वाली बात होगी कि अगर बिहार में रिपोर्ट करेंगे तो ऑल इंडिया की सीट आ जाएगी, ऑल इंडिया रिपोर्ट करेंगे तो बिहार की सीट नेक्स्ट राउंड में चली जाएगी। बट वो वाले सभी कैंडिडेट्स ना स्टे वैकेंसी राउंड में सीट को कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे जो नीचे वालों को हो जाएगी। मतलब क्या है कि अगर 300 बच्चों ने अलॉट ब्लॉक करी थी बिहार की सीट, तो केवल 150 ही कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि बिहार का जो राउंड 3 है वो स्टे वैकेंसी राउंड से पहले नहीं हो रहा है, तो बच्चे के पास डिसीजन लेने का टाइम है ही नहीं, एक सीट फिक्स करनी पड़ेगी। हालांकि बिहार के काउंसलिंग रूल्स में थोड़ा चेंज हुआ है, पहले बिहार का राउंड 3 ऑफलाइन होने वाला था, अब बिहार का राउंड 3 ऑनलाइन होने वाला है, और राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेडेशन भी उन्होंने दे दिया है। तो ऐसे में क्या है, बच्चे की जो टेंडेंसी है वो बिहार में रहने की ज्यादा हो जाएगी ऑल इंडिया से। और ऐसा भी हो सकता है कि अभी जैसे ना कुछ बच्चे क्या कह रहे हैं, या कुछ ऐसे बहुत अच्छे अच्छे भी काउंसलर्स हैं जिनका ऐसा कहना है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, बहुत बड़े बड़े काउंसलर्स जो हैं, ठीक है, तो उनका भी ऐसा कहना है कि बिहार के बच्चे सीट ब्लॉकिंग कर सकते हैं। देखो, सीट ब्लॉकिंग नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एमसीसी ने अपने एक ना ब्रोशर के अंदर ये लिखी है एक चीज, क्वेश्चन नंबर 29 एफएक्यू, वहां पर सेकंड पॉइंट में क्लियरली लिखा है कि द कैंडिडेट्स ज्वाइंट स्लैश होल्डिंग एनी सीट एट द टाइम ऑफ स्टे वैकेंसी राउंड आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्टे वैकेंसी राउंड। मतलब स्टे वैकेंसी राउंड के टाइम पे यदि किसी बच्चे के पास पैरेलल ऑल इंडिया कोटे में या अपने स्टेट में कोटे में होल्ड करी हुई या ज्वाइन करी हुई सीट है ना, ज्वाइन करी हुई सीट है यदि उनके पास, तो वो स्टे वैकेंसी राउंड से बाहर कर दिए जाएंगे। अब देखना यह है कि क्या बिहार का जो बीसीईसी बोर्ड है, यूजी एमएससी जो है, वो डेटा को एमसीसी से शेयर करता है कि नहीं राउंड 2 तक के कैंडिडेट्स का। यदि वो
अगर राउंड 3 बाद में भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट राउंड 2 तक के कैंडिडेट्स का डेटा एमसीसी को दे दे, ताकि उन बच्चों को तो एटलीस्ट ब्लॉक कर दिया जाए स्टे राउंड से। नहीं तो वो राउंड 1 राउंड 2 वाले जो टॉप रैंकर्स हैं 1 से 14,000 रैंक वाले, वो फिर से सीट ब्लॉकिंग कर सकते हैं। तो ऐसे में काफी सारे बच्चों ने मास मेल भी किया है एमसीसी को, इसीलिए शायद ये जो ऑनलाइन राउंड हो रहा है वो इसलिए हो रहा है ताकि ज्यादा टाइम ना लगे, एक फेयर अलॉटमेंट का प्रोसेस हो सकता है डेट्स का कुछ शिफ्टिंग हो ऑल इंडिया कोटा में, ठीक है। सो घबराने की जरूरत नहीं है, अगर एमसीसी अपने ब्रोशर को भी फॉलो करेगा तो एटलीस्ट ज्वाइन करे हुए कैंडिडेट्स को बाहर कर देगा। भले ही बिहार का राउंड 3 नहीं होगा स्टे वैकेंसी राउंड से, इसके चांसेस बहुत कम है कि स्टे वैकेंसी से पहले बिहार कंडक्ट करा पाएगा, बहुत मुश्किल है, ठीक है। बट बिहार वाले बच्चे जो हैं एटलीस्ट राउंड 1 राउंड 2 वाले कैंडिडेट्स को बाहर कर देना चाहिए, ज्वाइन कैंडिडेट्स को। अगर अपने एमसीसी ब्रोशर पे भी कायम रहेगा तो भी उनको उन बच्चों को बाहर करना पड़ेगा। दिस इज द ओनली फेयर अलॉटमेंट प्रोसेस। इसके अलावा अगर कुछ भी होता है तो वो अनफेयर होगा, ना ही बच्चों के हित में होगा, ना ही किसी और के हित में होगा। तो यदि आइडियल कंडीशन मानते हैं और 540 सीट्स आ रही हैं स्टे वैकेंसी राउंड में, ऐसे में क्या है कि 1 से 22,000 रैंक तक, मतलब जहां तक 22,600 रैंक तक जनरल कैटेगरी में मोप तक अलॉट हो चुका है राउंड 3 तक, इस रैंक रेंज में बच्चों को कॉलेज मिल सकता था। बट बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं ड्यू टू लिमिटेड चॉइस फिलिंग, और जो भी उनका XYZ रीजन है, जो बच्चे वेट कर रहे हैं ये बच्चे एटलीस्ट 240 होंगे, मतलब 540 है कम से कम, इससे आधे जो बच्चे होंगे 60% बच्चे नंबर ऑफ सीट के, मतलब अगर 540 सीट्स आ रही हैं इस रैंक रेंज में तो एटलीस्ट 60% बच्चे से, मेरा मतलब है 280 से 90 जो 280 से 300 जो बच्चे हैं वो 1 से 22,500 रैंक के बीच में होंगे। 1 से 20,000 रैंक के बीच में 180 से 200 बच्चे हो सकते हैं, जो अभी तक हमें लग रहा है कि वो आने वाले हैं स्टे वैकेंसी राउंड में प्योरली रिस्क लेकर के, जो कि एलिजिबल हैं, ठीक है। सो ऐसे सभी कैंडिडेट्स आ रहे हैं, ठीक है। और 22,500 रैंक तक, 22,663 रैंक तक, जहां तक मोपअप राउंड 3 में अलॉटमेंट आया है वहां तक एटलीस्ट 300 बच्चे हैं। तो 240 ऐसी सीट बचेंगी जो रैंक को आगे गिराएंगी, जो रैंक को, जो कट ऑफ को, आपकी स्टे वैकेंसी राउंड की कट ऑफ को ड्रॉप डाउन करेंगी। और 240 सीटें यदि है इस रैंक रेंज में तो एटलीस्ट 1500 रैंक का ड्रॉप होना तय है, एटलीस्ट 1500 रैंक का ड्रॉप होना तय है। मतलब क्या है कि जनरल के अंदर 24,000 रैंक, जो कि फर्स्ट डे से बताया जा रहा है कि वो जाने वाला है, ठीक है। ओबीसी के अंदर 24,200 रैंक तक जाने वाला है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 25,000 रैंक तक। इसके बाद कोई चांस नहीं है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में क्या होता है ना कि नंबर ऑफ सीट्स होती हैं बहुत ज्यादा कम, ठीक है। जर्नल की सीट के लिए वो एप्लीकेबल तो होते हैं, बट जर्नल की सीट जो होती है वो खत्म हो चुकी होती है पहले ही, वो 24,000 रैंक तक ही खत्म हो जाएगी ना जनरल की सीटें। तो भाई जर्नल की सीटों के लिए ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट कब फायदा उठा पाएगा? अपर रैंक्स वाले कैंडिडेट्स जनरल की सीटों का फायदा उठा पाते हैं, लोअर रैंक वाले नहीं। जिनको अगर 24,000 रैंक के बाद किसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का अलॉटमेंट आ रहा है तो वो ईडब्ल्यूएस की सीट जो बची हुई है उसी की वजह से वो ड्रॉप डाउन कर रहा है। इसलिए लास्ट राउंड आते आते ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वो ड्रॉप नहीं होगा। जो बच्चे सोच रहे हैं ना 26,500 27,000 चला जाएगा, यार नंबर ऑफ सीट भी तो देखो ना तुम, ना के बराबर सीट्स बचने वाली हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ठीक है। और 24,000 रैंक के बाद प्योर ईडब्ल्यूएस सीट बची होनी चाहिए, तभी रैंक ड्रॉप करेगा। जनरल की सीट आपके लिए होती है, बट वो सीट 24,000 रैंक तक सारी अलॉट हो चुकी होंगी पहले ही, ठीक है। तो 24,500 रैंक अभी क्लोजिंग हुई है, ठीक है। 25,100 25,200 के करीब मैक्सिमम ईडब्ल्यू जाएगा, इसके बाद ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये क्लियर मैंने आपको समझा दिया है, होप आपको सारी चीज एक एक समझ में आई है। ये बहुत डिटेल में एनालिसिस था, ठीक है। इस डेटा को बनाने में बहुत टाइम लगा, बहुत ज्यादा टाइम लगा, इस तरह से एक एक बच्चे एक एक रैंक को पकड़ने में, है ना। एक्सपेक्टेड सीट मैट्रिक्स भी आपको दे दिया जाएगा। एक बार एमसीसी ज्वाइंट कैंडिडेट का डेटा रिलीज करता है हर साल राउंड 3 के बाद, वो डेटा हमारे पास आ जाएगा, तो एक्जैक्ट पता चल जाएगा कि किस बच्चे ने ज्वाइनिंग कर ली है, ठीक है। और उसके पास अलॉटमेंट होगा, ज्वाइनिंग कर ली है, हम पकड़ लेंगे कि यार कहां पर सीट खाली है एग्जैक्टली, ठीक है। सो अभी ये नंबर ऑफ सीट का तो अंदाजा यही है, अंदाजा नहीं 99% यही सच बात बैठेगी कि नंबर ऑफ सीट्स इतनी एटलीस्ट होने वाली है। इससे ज्यादा कितनी होंगी वो कहना मुश्किल है थोड़ा सा, है ना। ये 540 सीट्स मिनिमम है ना। बुरी से बुरी कंडीशन में 500 सीट से कम नहीं आ रही है, ये आप लिख के ले लो, ठीक है। सो ये प्रत्यक्ष है, इसको प्रमाण की क्या जरूरत है, ये तो प्रत्यक्ष है ना, समझ में आ रहा है बुद्धि से ये तो, ठीक है। सो आपको हर एक चीज समझा दी गई है। अगर अभी भी कोई बच्चा प्रॉब्लम फेस कर रहा है काउंसलिंग को लेकर के तो हमसे संपर्क कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कहीं गलती मत कर बैठना। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको बिहार के राउंड 2 में कुछ नहीं अलॉट हुआ है, 16,000 17,000 रैंक, इवन मैं कह रहा हूं आपको 15,000 रैंक पे भी कुछ अलॉट नहीं हुआ है बिहार में, ठीक है। सो ऐसे सभी कैंडिडेट जिनको बिहार के राउंड 2 में कोई अलॉटमेंट नहीं आया है, तो अब वो पड़ गए हैं दुविधा में। उनके पास या तो स्टे वैकेंसी राउंड में जाने का रास्ता है, या स्टे वैकेंसी को छोड़ छुड़ा के बिहार के मोपअप राउंड का रिस्क लेने का विकल्प है। तो दोनों ही गेम बड़े रिस्की हैं। अगर उन्होंने स्टे राउंड के अंदर सारी चॉइसेस भर दी तो अलॉटमेंट आ जाएगा, अलॉटमेंट आ जाएगा तो बिहार मोपअप नहीं देख सकते, क्योंकि स्टे वैकेंसी राउंड की सीट को वैकेट नहीं किया जा सकता, 1 साल का बैन लगेगा अगले साल। तो जिस बच्चे ने, अब आप देखो बिहार वाले कैंडिडेट ज्यादा नुकसान इसलिए भी नहीं पहुंचा पाएंगे क्योंकि जो बच्चे बिहार के स्टे वैकेंसी राउंड में आएंगे
वो बच्चे लिमिटेड चॉइस फिलिंग करेंगे। क्यों लिमिटेड चॉइस फिलिंग क्यों करेंगे? क्योंकि जिन बच्चों को बिहार के मोपअप में उम्मीद है कहीं ना कहीं 16,000 17,000 या 1 से 15,000 रैंक के बीच में जो बच्चे बिहार के आने वाले हैं, वो अपनी चॉइस को लिमिट में रखेंगे। उनको यह पक्का पता है, क्योंकि काउंसलर्स भी जिस तरह से गाइड करते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको कि जितने भी कैंडिडेट्स बिहार के होंगे वो 1 से 15,000 रैंक के बीच वाले जो हैं, जो ब्लॉक कर सकते थे स्टे वैकेंसी राउंड में सीटों को, वो अपनी चॉइस को लिमिटेड रखने वाले हैं। ठीक है, लिमिटेड चॉइसिंग जब भी रखी जाती है तो 70% बच्चों का कुछ अलॉट नहीं होता है, 30% बच्चों का अलॉट होता है। यदि 150 का तुम 30% निकालने लगे तो मुश्किल से आप देख पाओगे कि 40-50 बच्चे ही सीटें ब्लॉक करेंगे। तो ऐसे में अगर 40-50 सीटें ब्लॉक कर दी बिहार वालों बच्चों ने स्टे वैकेंसी राउंड में आकर के, ब्लॉक कर दी इन द सेंस मतलब कि अब वो स्टे वैकेंसी राउंड में सीट ले रहे हैं, वो अच्छी वाली। ठीक है, तो 40 ऐसे कैंडिडेट 50 ऐसे कैंडिडेट भी हुए तो भी हमें कोई खास नुकसान नहीं है। 500 सीट फिर भी हमारे लिए है, बिहार वाले बच्चों को हटा करके ब्लॉक करने के बावजूद भी, तो भी बहुत बुरी कंडीशन में नहीं जाएगा। सारे बच्चे सारी चॉइसेस नहीं भरेंगे, एटलीस्ट 1 से 15,000 रैंक वाले बच्चे स्ट्री राउंड में सारी चॉइसेस नहीं भरेंगे, क्योंकि उनके पास एक बैकअप और है अभी बिहार का राउंड 3। ठीक है, कुछ बच्चे अपग्रेड में भी डालेंगे तो उनके पास बिहार के राउंड 3 की है। तो मैंने सारी पॉसिबिलिटी बता दी कि जो ऐसा मतलब कुछ एक्सपर्ट काउंसलर्स भी बोल रहे हैं कि बिहार वाले बच्चे बहुत हाई मात्रा में ब्लॉकिंग कर सकते हैं। हाई मात्रा में नहीं कर सकते हैं सर, ठीक है, वो मैंने आपको समझा दिया क्यों नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास एक विकल्प बिहार काउंसिल ने दे दिया, राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेडेशन। ऐसे में यदि अपग्रेडेशन हो जाता है राउंड 3 में और स्ट्री वैकेंसी राउंड में भी एक अलॉटमेंट करा लेते हैं, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो अभी वेट करते हैं कि एमसीसी क्या डिसीजन ले रहा है, क्या वो अपने डेट को आगे सरका रहा है या बिहार पहले कर रहा है। ठीक है, तो जो भी होगा जैसा भी होगा बता देंगे। यदि ब्लॉकिंग भी हुई बिहार वाले बच्चों की वजह से तो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं होने वाली है, क्योंकि पहले ही बहुत सारे बच्चे इनएलिजिबल हैं मोपअप में आने के लिए। राउंड 3 में 150 बच्चों ने अलॉटमेंट लिया, ये तो बाहर ही है ना बिहार वाले, ये तो बाहर है जिनका राउंड 3 में अलॉटमेंट है, ये तो स्टे में आ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, जो अदर आ रहे हैं 1 से 15,000 कैंडिडेट, 1 से 15,000 रैंक के बीच में जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं बिहार वाले, क्योंकि क्या है कि 700 रैंक, ठीक है, बिहार स्टेट रैंक क्या है, जिस 15,000 रैंक पे बिहार की स्टेट रैंक 700 के करीब है। इसका मतलब क्या है कि 700 बच्चे ऐसे हैं जो बिहार के हैं 1 से 15,000 रैंक के बीच में, जिसमें से बहुत सारे बच्चों को अलॉटमेंट बिहार में मिल चुका है बहुत सेटिस्फैक्टरी कॉलेजेस के अंदर। एटलीस्ट 250 ऐसे बच्चे हैं, 150 बच्चे ये वाले हो गए जो बिहार के ब्लॉकर्स हैं, ये भी बाहर हो गए। ठीक है, तो बच्चे कितने बचे, 250 और 150 कितने, 400 बच्चे हो गए। 400 बच्चे और 300 बच्चे और बचे। ठीक है, अब 300 बच्चे ये वाले हैं, इनके हाथ में डिसीजन है। अब 300 बच्चों को राउंड 2 में अलॉटमेंट आया है। ठीक है, अब इनके पास डिसीजन लेने का। 300 में से 150 का यदि अपग्रेड होता है तो 150 बच्चे ऐसे बचे तो ब्लॉक कर सकते हैं, और 150 में से भी सब ब्लॉक नहीं कर पाएंगे लिमिटेड चॉइस फिलिंग की वजह से। 150 में से 50-60 बच्चे ऐसे होंगे जो केवल ब्लॉक करेंगे, जो कि उनका हक भी बनता है यार, अगर वो फ्री वैकेंसी राउंड में भी सीट ले रहे हैं तो क्या बुराई है। ठीक है, सो 150 बच्चे इस रैंक रेंज में है, जो जिसमें से सिर्फ 50 को अलॉटमेंट आएगा, तो 50 सीट ही ब्लॉक होंगी स्टे वैकेंसी राउंड में, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर नहीं है। सिर्फ 10% ब्लॉकेज हुई, अगर आप 500 भी मानते हो और 50 सीट ब्लॉक हुई तो 10% सीट ब्लॉक करके बहुत अंदर नहीं डाल पाएंगे। तो सारी चीजों को कंसिडर करके क्या पता चलता है कि 24,000 रैंक जनरल कैटेगरी में सेफ है। सेफ है इन द सेंस मतलब उनको सीट मिलने की पूरी उम्मीद है। अगर कुछ गड़बड़ आगे होती है, कुछ रूल्स में और कुछ होती है, तो उसका अलग से कह दूंगा, अलग से आकर बता दिया जाएगा सब कुछ। बट अभी के सिनेरियो में जो करंट सिनेरियो आज है, आज जितना डेटा इन्फॉर्मेशन रूल्स अवेलेबल है, उसके बेसिस पे यही कहा जा सकता है समझदारी से कि 24,200 रैंक ओबीसी कैटेगरी में और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 25,200 के बाद नहीं जा रही है कट ऑफ। ठीक है, इतना आप पक्का गार्ड बांध के दिमाग में चलो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब मुझे पता है बहुत गलत सलत इन्फॉर्मेशन, यार इतनी गलत सलत इन्फॉर्मेशन कैसे कोई दे सकता है। बोल रहे हैं राउंड 1 के फ्री एग्जिट कैंडिडेट्स भी स्टे राउंड में एलिजिबल नहीं है, जबकि एमसीसी ने क्लियरली ब्रोशर में लिखा है कि राउंड 3 अलॉटेड कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल इफ नॉट रिपोर्टेड। ठीक है, मतलब अगर उनको राउंड 3 में अलॉटमेंट आया था और उन्होंने रिपोर्ट नहीं करी तो आप स्टे वैकेंसी राउंड से बाहर हो। तीन ही तो कंडीशन लिखी है ना, वहां पर एक एफएक्यू क्वेश्चन नंबर 29 है, वहां पे 3 कंडीशन लिखी है कि कौन कौन बच्चा स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। पहले वो वाले कैंडिडेट्स होंगे जिनको राउंड 3 में अलॉटमेंट आया और उन्होंने सीट रिपोर्ट नहीं करी, पहले वो बाहर होंगे। दूसरे वो वाले बाहर होंगे जो कहीं पे ज्वाइन कर चुके हैं। तीसरे वो वाले बाहर होंगे जो मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं कि होल्ड कर रखी है या ज्वाइन कर रखी है, वो सभी कैंडिडेट स्टे वैकेंसी राउंड से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 कंडीशन वहां लिखी है, उन 3 कंडीशन में आ रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, और नहीं आ रहे उन 3 कंडीशन में तो आप एलिजिबल हो। आप पता है क्यों, क्या पॉइंट का वैलिडेशन दिया जा रहा है कि डेटा विल बी शेयर्ड ऑन द कॉमन एमसीसी पोर्टल, वो वाले पॉइंट से कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है कि वहां पर लिखा है अलॉटेड स्लैश एडमिटेड कैंडिडेट्स। ठीक है, अलॉटेड कैंडिडेट्स कहां लिखा है, राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3, पीजी के ब्रोशर में क्लियरली लिखा है राउंड 1 कोमा राउंड 2 कोमा राउंड 3 के अलॉटेड कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया जाएगा। पीजी में क्लियरली लिखा है, यूजी वाले में कहां लिखा जरा दिखाओ। ठीक है, सो ये सब बकवास बातें हैं। एलिजिबिलिटी क्लियर बता चुका हूं, राउंड 1 फ्री एग्जिट कैंडिडेट्स आ सकते हैं, राउंड 2 के 4 फीचर वाले भी आ सकते हैं, केवल बस राउंड 3 में अलॉटमेंट नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी है। तो ऑथेंटिक चीज जाननी है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। जितनी मैं ही नहीं कर रहा, खाली मैं ही ऑथेंटिक बता रहा हूं, नहीं ऐसा नहीं कि हम ही आपको ऑथेंटिक बता रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे और बता रहे हो। ठीक है, बट आपको समझदारी से काम देना है। एमसीसी ने अपने ब्रोशर में क्या लिखा है वो चीज होगी, कल को कोर्ट में केस जाएगा तो ब्रोशर में क्या लिख के दिया उस चीज पर जजमेंट होगा। ठीक है, सो
मैं आपको कह रहा हूँ ऑथेंटिक चीज़ पे विश्वास रखो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया ना कि ये चैनल ऑथेंटिक है, तो पता नहीं आप किस काउंसलर को फॉलो कर रहे हो, आई डोंट नो। ठीक है, मतलब कोई ऐसी चीज़ गलत नहीं बताई गई है यार चैनल पे। एक भी चीज़ जो अफवाह हो या गलत सलत कुछ भी बक दिया होगा कि बिना किसी प्रूफ, बिना किसी डेटा के हवा में, मुझे नहीं लग रहा यार ऐसा कुछ हुआ है। इतनी मेहनत से कंटेंट बनाते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए और फीडबैक देना चाहिए। जितनी भी ऑडियंस है हमारी, एक बार अपना फीडबैक जरूर दें कि हमने पिछले 2 महीने में कैसा काम किया, आपको क्या लगा। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हमारे में क्या कमियां हैं और क्या हमें सुधार करने हैं। ठीक है, पॉजिटिव है पॉजिटिव दो, नेगेटिव है नेगेटिव दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू।